Hello students, welcome back. In previous video, we came to know about revolutions of different countries like France, Belgium and Greek War of Independence. We also saw about romantic artists and learned that how romanticism was used as a powerful tool to create feeling of collective identity and nationalism. Today, in this video, we will come to know about hunger, hardship and popular revolt. In previous video, we saw how Louis Philippe was installed as a constitutional monarch. And today, in this video, we will come to know how he was compelled to leave his place. पिछले वीडियो में जो हमने देखा कि कैसे लिबरल्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल की अंडर द लीडरशिप ऑफ लुइस फिलिप, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसी क्या सिचुएशंस आई जिसकी वजह से लुइस फिलिप को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। जैसा कि टॉपिक ही है हमारा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। क्यों थी हंगर की कंडीशन, क्या हार्डशिप फेस करना पड़ा लोगों को और क्यों पॉपुलर रिवोल्ट हुआ। एक्चुअली देयर वाज एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी की बात करें तो पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि फिर फ्रांस में भी ऐसी ही सिचुएशन हो रही थी। चूंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से हो रहा था तो लोगों को ज़्यादा जॉब की ज़रूरत थी। जॉब सीकर्स वर मोर देन जॉब्स अवेलेबल। रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट। लोग बेरोजगार थे। जितनी काम की उन्हें ज़रूरत थी उतना एक्चुअल काम उन्हें नहीं मिल पा रहा था, उतना जॉब अवेलेबल नहीं था। रिजल्ट क्या हुआ? दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। क्यों? टू गेट द जॉब। माइग्रेशन हुआ। अब जो अर्बन एरिया का पॉपुलेशन था वो और इंक्रीज हुआ, और अर्बन एरिया में तो अगर जॉब नहीं है तो दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जैसे रूरल एरिया में क्या है कि हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हम दूसरे मतलब और कामों में एंगेज हो करके और कुछ अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके हम अपनी अर्निंग बना सकते हैं। लेकिन शहर में क्या है, अगर हमारे पास कोई खेत वेत तो है नहीं शहरों में, हमें काम करना होगा फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, और अगर वहाँ काम नहीं मिला तो फिर हम जॉबलेस हैं, और जॉबलेस हैं तो हम मनी लेस भी हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं होता। तो ये सिचुएशन चल रही थी अर्बन पॉपुलेशन की। एवरीवन वाज नॉट गेटिंग द जॉब। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे, दे फेस्ड स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द ब्रिटिश इम्पोर्ट्स। उन दिनों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था ब्रिटेन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेटअप हो चुकी थी और वो अपने फिनिश गुड्स को सप्लाई कर रही थी। फ्रांस में इंपोर्ट हो रही थी वो चीज़ें। ये जो हम रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ये फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ये जो सिचुएशन सारी देख रहे हैं स्पेशली हम फ्रांस के बारे में देख रहे हैं। तो उन्हें स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था। थोड़ी वैसी ही स्थिति थी जैसे हम इंडियंस की थी ब्रिटिश रूल के दौरान। इंडियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद द ब्रिटिश टेक्सटाइल, और जो हमारे इंडियन वीवर्स थे बेचारे वो गरीब और लाचार होते चले गए। तो जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे उनका जो प्रॉफिट का मार्जिन था वो बहुत कम हो जा रहा था, और इस वजह से जो उनके अंडर में वर्कर्स काम कर रहे थे उनकी वेजेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी। ये तो बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं ये हार्डशिप फेस कर रहे थे वो। हंगर, राइज ऑफ फूड प्राइस, खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? बिकॉज फूड डिमांड इंक्रीज्ड। फूड डिमांड क्यों इंक्रीज हुआ? पॉपुलेशन ग्रीव, आबादी बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, उस हिसाब से फूड डिमांड बढ़ रहे थे। लेकिन
जितने फूड की डिमांड थी उतना मार्केट में अवेलेबल नहीं था। इकोनॉमिक्स में आप सबने पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई का जो रिलेशन है। अगर जितनी की डिमांड है, अगर सप्लाई कम है तो प्राइस राइज होगा, और जितने की डिमांड है अगर सप्लाई उससे ज़्यादा है तो हम फॉल देखेंगे, प्राइस में कीमत उसकी घट जाएगी। यहाँ क्या हो रहा था, लोग ज़्यादा थे, मीन्स डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन सप्लाई जो थी वो लिमिटेड थी। रिजल्ट क्या हुआ, दाम बढ़ गए। कारण जानते हैं सप्लाई क्यों लिमिटेड थी, क्या रीज़न था, बैड हार्वेस्ट ड्यू टू पुअर वेदर कंडीशन। खराब मौसम की वजह से फसलें खराब हो गई, फसलें खराब हो गई तो फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई, और शॉर्टेज हो गई तो सप्लाई हमारी कन्फाइंड हो गई, लिमिटेड हो गई, और जब सप्लाई कम होगी, डिमांड अधिक होगी, तो अभी मैंने आपको बताया कि प्राइस राइज होगा। सेम यही सिचुएशन वहाँ हुई। अब लोग भूखे भी थे, कठिनाइयों का भी सामना कर रहे थे, गुस्सा बहुत ज़्यादा था, रिसेंटमेंट बहुत ज़्यादा था, असंतोष बहुत ज़्यादा था। क्या करें, कुल मिलाकर के उन्होंने गुस्सा निकाला अपने राजा के ऊपर। दो लुइस फिलिप वॉज रूलिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ही वॉज नॉट एन एब्सोल्यूट मोनार्क। उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करता था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपना गुस्सा अपने राजा को ही दिखाया, और ये बहुत नेचुरल सी बात है। क्रिटिसिज्म और अप्रेजल दोनों ही जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है उसी को मिलता है। यहाँ लुइस फिलिप थे, इन्हें ये क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, और जनता में इतना आक्रोश था, इतना गुस्सा था, वो इतनी अग्रेसिव थी कि उन्होंने अटैक कर दिया, और लुइस फिलिप जो है वो जान बचा करके अपनी पोजीशन छोड़कर भाग गया वहाँ से। अब जब लुइस फिलिप ने वो पोजीशन छोड़ दी तो एक वैकेंट प्लेस क्रिएट हो गई, कौन फुलफिल करेगा उसको, नेशनल असेंबली आगे आई। नेशनल असेंबली हमने देखा था, जो लिबरल्स थे, मिडिल क्लास, एक्चुअली अपर मिडिल क्लास, जो प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, बिग मर्चेंट्स थे, ये लोग जो मिलकर बनाए थे नेशनल असेंबली। इन्होंने प्रोक्लेम कर दिया, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया फ्रांस को एज अ रिपब्लिक, एंड दे ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स। यहाँ पर भी उन्होंने विमेन को ओवरलुक किया, विमेन को राइट टू वोट नहीं दिया। उन्होंने ये बता दिया कि ऑल द एडल्ट मेल दोज हु हैड अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स दे हैड राइट टू वोट। अब जो ये पॉपुलर रिवोल्ट है, इसके लिए हमें वीवर्स थे सिलेशिया के, उनकी कंडीशंस के बारे में थोड़ा जानना होगा। एक्चुअली प्रशा में एक सिटी है सिलेशिया, और यहाँ पर जो है वीवर्स थे, इनको जो है, ये कंट्री साइड एरिया था, ये गांव का एक एरिया था, और यहाँ पर जो वीवर्स थे उनको वर्क मिलता था, मर्चेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू उन्हें वर्क दिया करते थे, ऑर्डर प्लेस किया करते थे, लेकिन उनके वर्क के रिटर्न में जो वेजेस मिलते थे मर्चेंट्स की तरफ से वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हुआ करते थे, मीन्स दैट मच ऑफ मनी वॉज नॉट सफिशियंट टू सर्वाइव। उतना पैसा उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता था जितनी मेहनत वो करते थे। उनके अंदर भी आक्रोश आया, उनके अंदर भी डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आई, और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बिटवीन द वीवर्स एंड द मर्चेंट्स। एक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई, और वीवर्स ने क्या किया, मर्चेंट्स के घरों पर अटैक कर दिया, और जितने उनके एसेट्स थे या तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर उठा करके वो अपने घर ले आए। ये उनका तरीका था, और ये मर्चेंट्स जो थे ना, ये इधर उधर भागते फिर रहे थे, अपनी जान बचाते फिर रहे थे, इन वीवर्स के गुस्से से बचने के कोशिश में लगे हुए थे। तो ये कंडीशन थी वीवर्स की सिलेशिया में, और ये जो सिचुएशन थी, ये यही पॉपुलर रिवोल्ट थी।
और किया किसने इसे? लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने, जो निचला हिस्सा था हमारा समाज का, उन्होंने ये अपना आक्रोश दिखाया। ये गरीबों के द्वारा किया गया रिवोल्ट था अमीरों के खिलाफ। अब हम देखेंगे रिवॉल्यूशंस ऑफ लिबरल्स। ये भी 48 में ही हुआ था। अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि जो गरीब थे वो रिवोल्ट कर रहे थे, वो अपनी इच्छा जता रहे थे कि उन्हें उनकी क्या नीड है, वो क्या चाहते हैं। उसी सिचुएशन का फायदा उठा करके लिबरल्स ने भी एक रिवोल्ट शुरू कर दिया, पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर। इन लिबरल्स की क्या इच्छा थी, ये क्या चाहते थे? लिबरल्स कौन थे ये हम पढ़ चुके हैं। ये मिडिल क्लास लोग हुआ करते थे, जो वेल एजुकेटेड थे, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबरलिज्म चाहते थे। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में थे। इनका मानना था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस रिटन फॉर्म में होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही शासन व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। तो ये जो रिवोल्ट हुआ 1848 में, इट वॉज लेड बाई लिबरल मिडिल क्लास मैन एंड वीमेन। क्या थे इनकी नीड, क्यों कर रहे थे ये रिवॉल्यूशन? अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि वीवर्स ने रिवोल्ट किया, तो क्या थी उनकी डिमांड? वो अच्छा वेजेस चाहते थे, वो सफिशिएंट वेजेस चाहते थे जिससे कि वो स्मूथली एफिशिएंटली अपने लाइफ को रन कर सकें। लिबरल्स क्या चाहते थे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। इसीलिए तो ये लिबरल नेशनलिस्ट थे। ये संविधान का शासन चाहते थे और नेशनल यूनिफिकेशन चाहते थे। जो उन दिनों नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं था, एम्पायर्स हुआ करते थे, तो उनका मानना था कि एक आइडियोलॉजी, एक कल्चरल आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी की बेसिस पे देशों का यूनिफिकेशन हो जाना चाहिए और वहाँ पर फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होना चाहिए जिसके पास अपना एक संविधान हो। इस प्रयास में हम सबसे पहला जो केस देखेंगे वो देखेंगे जर्मनी का। ये जो रिवोल्ट हो रहे थे ये 1848 में, ये यूरोप में सबसे पहले हम देखेंगे कि जर्मनी में कैसी स्थिति उत्पन्न हुई, क्या सिचुएशंस क्रिएट हुए जो लिबरल्स ने रिवोल्ट किया। तो जर्मनी में जो लिबरल्स थे जिन्होंने रिवोल्ट किया वो कौन लोग थे? मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरस आर्टिशंस। इन्होंने आपस में मिलकर इस बात पर सहमति जताई कि वो एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं, क्योंकि जर्मनी नाम का कोई कंसेप्ट उस समय नहीं था, कोई देश नहीं था। प्रशा था सेंटर में, प्रशियन एम्पायर था, लेकिन एक ये जितने वो एरिया थे, वो जो जितनी उनकी कॉमन आइडेंटिटी थी उसके बेसिस पर जर्मनी नाम का एक नेशन स्टेट ये एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो ये सभी एक बात पर अग्री हुए और इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं। ये उसके मेंबर थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट क्या है? प्रशा में ही एक सिटी है, और वहाँ पर जब वो फ्रैंकफर्ट पहुँचते हैं तो फ्रैंकफर्ट पे किस प्लेस पे? सेंट पॉल चर्च, ये वहाँ मिलते हैं और वहाँ पर ये वोट करते हैं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। टोटल मेंबर्स कितने रहते हैं? 831। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। ये बैठ करके वहाँ एक अपना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं। और वहाँ का राजा कौन था उस समय? फ्रेडरिक विलियम। इसके सामने जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट करते हैं और अपनी इच्छा जताते हैं कि आप राजा हो इस एरिया के, आप बने रहो, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने ड्राफ्ट किया है ना, अकॉर्डिंगली आप रूल करो। आप इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर रूल करोगे, आप एब्सोल्यूट मोनार्की को फॉलो नहीं करोगे। राजा को ही इन्होंने दे दिया और ये बता दिया कि हम तुम्हारी पावर को लिमिट करने आए हैं। क्या लगता है राजा कैसा फील किया होगा? ऑब्वियसली बहुत ही बैड,
बहुत अच्छा नहीं लगा होगा उसको, और उसे अच्छा नहीं लगा और उसने क्या किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया और उसके इस स्टेप पे जो नेबरिंग टेरिटरीज के किंग्स थे, मोनार्क्स थे, दे सपोर्टेड हिम होल हार्टेडली। उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि वो भी तो डर रहे थे कि अगर आज प्रशा में ऐसा हो जाएगा, कल को फिर हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन आएगी, हमारे यहाँ की जनता भी वही डिमांड करेगी। एटलीस्ट वहाँ के राजा ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया, और ये जो पार्लियामेंट थी वो फेल हो गई। एक और रीज़न था इसके फेल होने का कि ये जो लिबरल्स थे ना, ये अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, वेल एजुकेटेड थे, थोड़े प्रॉस्पेरस भी थे, अमीर थे। इन्हें लोअर सेक्शन का सपोर्ट नहीं मिला और इस वजह से एक पावरफुल पॉपुलैरिटी नहीं मिली इसे। तो एक जो वेव उठी थी, एक जो प्रयास किया गया था, एक जो चिंगारी निकली थी, किस बात के लिए? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की शुरुआत जो हुई थी, वो यहीं पर फेल हो गई। अब हम देखते हैं कि विमेन की पोजीशन क्या थी। तो अभी जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि इट वॉज लेड बाय लिबरल मिडिल क्लास मैन एंड विमेन। विमेन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जितना उनसे हो सकता था मैक्सिमम, दे ट्राइड देयर बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद उन्हें केवल विजिटर गैलरी में खड़े होकर के सिर्फ देखना था, उन्हें एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं दिया गया। अब पार्लियामेंट तो फेल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसको किंग ने रिजेक्ट कर दिया, किंग ऑफ प्रशा ने। लेकिन एक बात उनकी समझ में भी आ गई कि बहुत लंबे समय तक वो लिबरल्स की डिमांड को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि ग्रेजुअली उन्हें इस चेंज को एक्सेप्ट करना ही होगा। और फिर वो होशियार निकले। उन्होंने सोचा कि जैसे फ्रांस में लुई 16 को एकदम ओवरथ्रो कर दिया गया, ठीक है, कहीं उनकी स्थिति भी ऐसी ना हो जाए, तो हमें वो निकाल फेंके या हमें जान बचा के भागना पड़े, इससे बेहतर स्थिति ये होगी कि हम उन्हें कुछ कंसेशंस देना शुरू कर दें, हम कुछ बातों में लिबरल हो जाएं, हम कुछ उनकी डिमांड्स को ग्रेजुअल वे में एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छा मैसेज जाएगा उनके बीच कि जो हमारा राजा है वो हमारी बातों को इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो हमारी कुछ शर्तों को मान रहा है। और ऐसी सिचुएशन में फिर उनके मन में विद्रोह की बात नहीं आएगी, रिवोल्ट के बारे में वो नहीं सोचेंगे। तो मोनार्क से स्टार्टेड ग्रांटिंग कंसेशंस, कुछ कंसेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने। और जो सर्फडम था, जो बॉन्डेड लेबर था, राजा ने लोअर सेक्शन को भी खुश करने की कोशिश की, इन प्रोसेसेस को भी ख़त्म कर दिया। तो ये सब कुछ था द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। एक्चुअली वी विल कम टू नो अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ 3 कंट्रीज, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स टू एवरीवन।